Good morning all. Welcome to my channel Management Mantra. I am डॉक्टर बरखा गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारा लेक्चर है इट्स ऑन द सैम्पलिंग प्लान। आप इसमें देखेंगे कि जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ वो सारा की सारा आपके सैम्पलिंग प्लान को समझने के लिए सफिशिएंट है। इंट्रोडक्शन। A sampling plan is a term widely used in research study that provides an outline on the basis of which research is conducted. देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले ये जानना आपको जरूरी है कि रिसर्च की आपको रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है। आप अगर पीएचडी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप चाहे बीबीए कर रहे हो, एमकॉम, एमबीए, बीसीए, कुछ भी अगर आप स्टडी कोर्स कर रहे हो तो इन सारे कोर्सेज में आपको कहीं ना कहीं एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उस रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको सैंपल चूज करना पड़ता है। तो इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सैंपल कैसे चूज किया जा रहा है, किसका सैंपल आपको लेना है, ये सारी चीजें जो है वो सैम्पलिंग प्लान में आपको बताई जाती हैं। तो दैट्स व्हाई द सैम्पलिंग प्लान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द रिसर्च स्टडी बिकॉज ये रिसर्च को कंडक्ट करने का हमें बेस प्रोवाइड करता है, एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है। आगे देखिएगा, इट टेल्स विच कैटेगरी इज टू बी सर्वेड, what should be the sample size and how the respondent should be chosen out the population। क्या कैटेगरी हम सर्वे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप किसी मेडिकल स्टूडेंट्स पर अगर स्टडी करना चाह रहे हो कि लाइक उनका जो लाइफ स्टाइल है विद द मेडिकल स्टडीज वो कितना ज्यादा किस हद तक इम्पैक्ट करता है उनकी स्टडी को या उनकी रेगुलर लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह का आपको ये स्टडी करना चाह रहे हो तो इन दैट केस आप जो सर्वे कर रहे हो तो आपका सैंपल पॉपुलेशन जो होगा वो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप सर्वे करना चाह रहे हो कि जो जितने भी हमारे रिटेल सेक्टर्स हैं उन रिटेल सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनको किस तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड किया जाता है, तो इस समय हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो होगी हमारी रिटेल स्टोर। तो इस तरह से हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसे सर्च आउट करते हैं और उन जो पॉपुलेशन है उसी से ही हम अपने सैंपल्स निकालते हैं कि हम अपनी स्टडी कर सकें। बट एक और चीज बहुत जरूरी होती है इसमें, वो ये होता है कि जब आप स्टडी करते हो उस टाइम पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो सैंपल साइज चूज कर रहे हो तो उसके लिए जो पॉपुलेशन आप चूज कर रहे हो तो उसके लिए एरिया कौन सा ले रहे हो, वो एरिया भी आपके सैंपल को चूज करने में आपकी मदद करता है। मैं बताऊंगी आगे आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में भी। टर्मिनोलॉजी, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होना जरूरी है इसके लिए। जैसे फर्स्ट है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स which has some or other characteristics in common in nature. Number of elements in the population is the size of the population. यहाँ आपको बताया गया है कि पॉपुलेशन जो होता है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसका पॉपुलेशन होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मेडिकल स्टूडेंट्स, रिटेल सेक्टर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज, तो ये सब एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हो गए, तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। इन पॉपुलेशन में जितने भी नंबर्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्व हैं वो सब आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है। अब वो 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि किस तरह की आपकी कैटेगरी है, ठीक है ना। और जब भी आप कभी कोई रिसर्च करते हो उस टाइम पर एक चीज और ध्यान देना कि रिसर्च करने के टाइम पर एरिया डिसाइड होना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है वो एमपी के इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अगर वहां के स्टडी कर रहे हो आप तो वहां की स्टडी के बेसिस पर आप दिल्ली का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, अगर मैं रिटेल सेक्टर की ही बात कर लूं तो, ठीक है ना। नाउ दी सैंपल, सैंपल क्या होता है? अ सैंपल रिफर टू अ स्मॉलर मैनेजेबल वर्जन ऑफ लार्ज ग्रुप। इट इज द सबसेट कंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। जैसे ही लार्ज पॉपुलेशन आपकी दिख रही है उस लार्ज पॉपुलेशन के बेस पर ही आपका सैंपल होता है, उसी से हम सैंपल्स को निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमने पॉपुलेशन कुछ लिया हुआ है और सैंपल हमने कहीं और से ले लिया है। सैंपल हमेशा ऐसा होता है जो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। दैट्स व्हाई द सैंपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू द स्टडी। नाउ हियर इज द डायग्राम, ये आपको क्लियर करेगा। आप यहाँ देख रहे हो टोटल पॉपुलेशन और सैंपल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन आपकी टोटल पॉपुलेशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू हम सैंपल, अगर हम देखें कि जो हमने एरिया डिसाइड किया लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए, वॉट एवर,
तो ये आपका टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो आपने निकाले हैं, दे आर योर सैंपल पॉपुलेशन। एक और डायग्राम देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन, और यहां से पॉपुलेशन से आपने देखा सारे पॉपुलेशन में आपके मल्टीपल्स लोग इन्वॉल्व हैं और इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले। नाउ द नेक्स्ट, सैम्पलिंग क्या होता है? The process of selecting a sample is known as sampling. Number of element in the sample is the sample size. जो प्रोसेस आप यूज करते हो अपने सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए उसे सैम्पलिंग कहा जाता है, और उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे सैंपल साइज कहा जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि पॉपुलेशन, सैंपल और सैम्पलिंग क्या होता है। तो पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन के बाद हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी आपकी है सैम्पलिंग, और उस स्टडी से हमें निकल के आता है। नाउ द सैम्पलिंग प्लान, हाउ यू कैन क्रिएट अ सैम्पलिंग प्लान। ये सैम्पलिंग प्लान को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। फर्स्ट है सैम्पलिंग यूनिट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सैम्पलिंग यूनिट क्या है। दैट मीन्स यू हैव टू नो अबाउट योर पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड है सैम्पलिंग साइज, नंबर ऑफ मेंबर इन दी पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में से कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को आप चूज कर रहे हो एज योर सैंपल, वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज योर सैम्पलिंग साइज, और ये भी पॉपुलेशन पर ही डिपेंड करता है। अगर 50 लोगों का एक ग्रुप है तो इन दैट केस आप उसमें जो सैंपल चूज करोगे वो 50 से कम ही लोगे। लेकिन अगर 500 लोगों का ग्रुप है या फिर अगर मान लीजिए 1000 लोगों का ग्रुप है, इन दैट केस अगर आप सोचो कि आप सिर्फ 5 सैंपल लेके अपना काम चला दो, नॉट पॉसिबल। तो अकॉर्डिंग टू सैंपल आपको आपका सैंपल साइज चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर, दैट मीन्स द मेथड जो आपको मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में से सैंपल चूज करने में मदद करती है, दैट इज द सैम्पलिंग। नाउ द सैम्पलिंग टेक्निक्स, यहाँ पर आप देखोगे दो तरह की टेक्निक्स आपकी होती है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, आई नो दिस वर्ड्स आर वेरी कॉमन फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th 12th में आपने ये वर्ड सुने भी होंगे। प्रोबेबिलिटी तो आपने अपने मैथ्स में भी किया होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, जो चीज वहां थी वही यहाँ पर भी है, वर्डिंग्स को समझने का खेल है। जैसे देखिए, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, every element of population get an equal chance to be part of selected sample। यहाँ क्लियर लिखा है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जितने भी एलिमेंट्स पॉपुलेशन में मौजूद हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज द इक्वल चांस टू सिलेक्ट एज अ सैंपल। अगर 15 है तो 15 की 15 को इक्वल चांस मिल रहा है कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सकते हैं। अब उसमें से कौन सिलेक्ट होता है ये डिफरेंट मेथड है, बट यहाँ 15 को मौका मिल रहा है, इसलिए इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्री डिफाइंड सेट नहीं होता है चूज करने के लिए, किसी को भी रैंडमली चूज किया जा सकता है। अब आ जाइए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दिस टेक्निक इज मोर रिलेटेड ऑन द रिसर्चर्स एबिलिटी टू सिलेक्ट द एलिमेंट फॉर अ सैंपल। यहाँ पर रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्री सेट क्राइटेरिया वो अपना बना के रखता है उसकी स्टडी के रिगार्डिंग, उसके बेसिस पर वो अपनी स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको ये क्राइटेरिया है उसका कि उसको इतने फीमेल्स या इतने मेल्स रखने हैं अपनी स्टडी में, तो वो उस चीज को फोकस रखेगा, अपना टारगेट वो डिसाइड रखेगा, उसके बेस पर ही वो अपना सैंपल कलेक्ट करेगा। उसने ये अगर है कि मुझे अगर उसने डिसाइड किया है कि इतने एज ग्रुप के पर्सन ही मुझे रिक्वायर्ड हैं, या मुझे किड्स की स्टडी करनी है, या मुझे सिर्फ और सिर्फ यूथ एज की स्टडी करनी है, तो ये उसका ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पर ही वो अपने सैंपल को चूज करेगा। इसलिए इसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली हम किसी को भी पिक करके अपना सैंपल नहीं बना सकते हैं। जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो वही यहाँ पर एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, किसी को भी हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं रैंडमली, ईच एंड एवरी पर्सन हैज द इक्वल चांस। और नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्लियर हो गया कि रिसर्चर्स की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि वो किसे चूज करना चाह रहा है, इसलिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है? पहला है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसा भी हमने देखा, बट अब यहाँ पर इनके भी कुछ टाइप्स है। लेट्स से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप क्या आएगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। थर्ड है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड फोर्थ है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ईच एंड एवरी सैम्पलिंग आई विल explain you in detail. Non-probability sampling, convenience sampling,
purposive sampling, quarter sampling and referral and snowball sampling. ये सारी सैम्पलिंग्स हैं जो बताते हैं कि किस तरह से आपको सैंपल को सिलेक्ट करना है। अब इन्हें समझते हैं हम वन बाय वन इन इजी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें पहला आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसे मैंने आपको बताया ये टोटली आपके प्रोबेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि एवरी एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस टू गेटिंग अ सिलेक्टेड। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को यहाँ पर इक्वल चांस मिलता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ आप देख रहे हो एक डायग्राम। इस डायग्राम में आपने देखा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का डायग्राम है। क्या मल्टीपल पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं, मल्टीपल पर्सन यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें गर्ल्स, बॉयज, एजेड भी हैं, सब तरह के पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं। अब उस पॉपुलेशन में से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं अपने लिए सैंपल। तो यहाँ हमने रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए ये हमारा सैंपल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो रैंडमली जब आप चूज करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज। नाउ द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सेकंड है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, this technique divides the element of the population into small subgroups, जिसे हम स्ट्रेटा कहते हैं, based on the sampling। यहाँ पर भी मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट इस समय आपको ये समझना जरूरी है व्हाट इज द स्ट्रेटा। जैसा इसमें बोला गया है कि इस टेक्निक में क्या कर रहा है ये कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सबको इसने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ध्यान से समझना, जो ग्रुप्स ये बना रहा है वो ग्रुप यहाँ पर स्ट्रेटा कहे जा रहे हैं। वो जो ग्रुप्स बना रहा है उन ग्रुप्स को यहाँ पर स्ट्रेटा का वर्ड यूज कर रहा है, स्ट्रेटा कह रहे हैं उसे। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है आपको, जैसे ये देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लासरूम था, उस क्लासरूम के जो बच्चे थे उनके स्टेटस के बेसिस पर मैंने यहाँ पर ग्रुप डिसाइड कर दिया। कुछ बच्चे जो थे वो लाइक स्ट्रेटा 1 में रख दिए, कुछ स्ट्रेटा 2 में और कुछ स्ट्रेटा 3 में रखे, उनकी कुछ क्वालिटी के बेसिस पर। और उन्हीं कि मैं अपने सैंपल में चाहती हूँ कि हर एक की क्वालिटी मेरे सैंपल में आए, तो मैं हर ग्रुप से एक एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगी। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, बच्चों को डिवाइड किया है स्ट्रेटा के फॉर्म में, ग्रुप्स के फॉर्म में, और उस स्ट्रेटा से मैं एक एक इंडिविजुअल पर्सन को ले रही हूँ, इसलिए ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी। ठीक है ना, उस ग्रुप में से मैं किसी को भी चूज कर सकती हूँ, बट यहाँ ग्रुप मैंने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर यहाँ मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में आप देखोगे कि मल्टीपल सेक्शंस होते हैं एक ही क्लास के, सेक्शन ए बी सी। अब अगर मुझे कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए मुझे कुछ बच्चे चाहिए, तो उस बच्चों के लिए मैं हर एक क्लास से कुछ कुछ बच्चे लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पूरी एक क्लास जो है वो आपका, मान लीजिए 12th आपकी अगर क्लास है या बीबीए आपकी एक क्लास है, तो बीबीए में आपने एबीसी 3 सेक्शंस लिए हुए हैं, तो उन तीनों सेक्शंस जो है वो मेरे स्ट्रेटा हो गए, वो तीनों सेक्शंस मेरे स्ट्रेटा है। और उन स्ट्रेटास में से मैं अपने लिए कुछ कुछ सैंपल चूज कर रही हूँ, हर एक स्ट्रेटा से मैं एक सैंपल चूज कर रही हूँ। तो दैट इज बेसिकली दी स्ट्रेटा। अब जैसे इसको देखो, स्ट्रेटा 1 आप देख रहे हो न्यूट्रल पीपल, यहाँ इन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या सेकंड स्ट्रेटा आप देख रहे हो अनहैप्पी पीपल्स हैं, और थर्ड आप देख रहे हो दैट इज दी थर्ड स्ट्रेटा इज हैप्पी पीपल। तो यहाँ पर 3 तरह के पर्सन हैं और तीनों में से मैंने एक एक कुछ जो सैंपल्स है वो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिससे कि मेरे सैंपल में वेराइटीज आ सके, कैरेक्टरिस्टिक्स सारे आ सके जो कि उस पॉपुलेशन से मौजूद है। क्लियर है? जैसा मैंने अभी बताया एग्जाम्पल, वो भी आपने ध्यान दिया होगा। जैसे बीबीए की अगर मैं बात करूं तो बीबीए में सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शंस है, वो तीनों मेरे हो गए स्ट्रेटा। उन तीनों में से मैंने पर्सन चूज किए हैं, तो वो तीनों जो पर्सन मैं चूज कर रही हूँ दे आर माई सैंपल्स। नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अच्छी है, इसको भी ध्यान से समझना। Here, the selection of element is systematic and not random except the first element. ठीक है? That means कि यहाँ पर systematic way में सिलेक्शन किया जाता है सैंपल का, लेकिन पहला सैंपल यहाँ पर रैंडमली चूज किया जाता है। ठीक है? पहला जो आप सैंपल चूज कर रहे हो, पहला जो एलिमेंट चूज कर रहे हो, वो एलिमेंट आपका रैंडमली चूज किया जाएगा। उसके बाद जितने भी आप चूज करोगे वो सब आपके सिस्टमैटिक होंगे।
फॉर एग्जाम्पल क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 में से पहला बच्चा जो है, पहला जो आपने रैंडम सेलेक्ट किया वो आपने थर्ड नंबर के बच्चे को किया है, थर्ड नंबर के बच्चे को आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपने कहा है कि मैं अल्टरनेटिवली बच्चों को कलेक्ट कर लूंगा एज अ सैंपल। तो थर्ड के बाद में आपने कहा 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 7 के बाद 8 छोड़ के 9, इस तरह से आप अपना सैंपल कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो पहला आपने रैंडमली चूज किया और बाकी जितने भी आपने चूज किए वो एक सिस्टमैटिक वे में चूज किए, इसलिए इसे सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहा जाता है। एलिमेंट ऑफ अ सैंपल आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन, है ना, पहला जो होगा वो रैंडमली होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी होंगे उनमें रेगुलर इंटरवल होगा ही होगा। जैसे ये देखो डायग्राम, यहां पर आप देखोगे कि सेकंड जो है रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल है, उसके बाद जितने भी चूज किए गए हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि आफ्टर 2 मैं किसी को आफ्टर 2 मैं अपना सैंपल चूज करूंगा, पहला रैंडमली, उसके बाद 3 4 छोड़ के 5th एज अ सैंपल ले लिया, 6 7 छोड़ के 8 ले लिया, अब 9 और 10 छोड़ के 11 लेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से 9 को ले लिया, 10 को लिया, नो, जो इन्होंने अपना यहाँ पर अपना बना के रखा है क्राइटेरिया, उसी के बेस पर इन्हें सैंपल अपना लेना पड़ेगा। क्लियर है? एवरी थर्ड पर्सन, ठीक है, बट फर्स्ट वन इज रैंडमली सिलेक्टेड। नेक्स्ट आपका आता है पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। क्लस्टर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है, अ काइंड ऑफ ग्रुप। With cluster sampling, the researchers divide the population into separate groups. क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होगा, रिसर्चर जो होगा वो पॉपुलेशंस को कुछ सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा, उन सेपरेट ग्रुप्स को कहा जाता है क्लस्टर। उसके बाद सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब उसमें से पर्टिकुलर सैंपल को चूज कर लिया जाएगा, किसी भी सैंपल को रैंडमली चूज कर लिया जाएगा एज अ सैंपल। उस जो हमारा क्लस्टर्स हमने बनाए, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में हमने देखा कि क्लस्टर्स बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप बना दिए। अब उस ग्रुप में से भी किसी भी एक ग्रुप को हम अपना चूज कर लेंगे एज अ सैंपल, ठीक है, रैंडमली किसी भी ग्रुप को चूज कर लेंगे एज अ सैंपल। बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी प्रोडक्ट की आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका क्या परफॉर्मेंस है वो आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, किसी मार्केट में गए, मार्केट में आपने देखा कि कुछ एरियाज जैसे बटे हुए रहते हैं, उन एरियाज में आपने पर्टिकुलर देखा कि कुछ ग्रुप्स बने हुए ही हैं, ऑलरेडी पर्सन शॉपिंग करने आए हैं या कुछ भी आपने ले लिया, तो वो जो पर्सन्स हैं वो आपका ग्रुप वाले पर्सन जो है उनको उसमें से आपने किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को उठा लिया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी ग्रुप की बात करूंगा, मैं इस ग्रुप की बात करूंगा, नो, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही आपने एज अ सैंपल चूज कर लिया है। आपने ग्रुप में ही जाके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपने लेनी शुरू कर दी है, उसका सर्वे आपने शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कौन सा, क्लस्टर सैंपलिंग, जिसमें हमने क्या किया है, क्लस्टर्स बनाए गए, ग्रुप बनाए हैं और उन ग्रुप को ही पूरा की पूरा उठा लिया है एज अ सैंपल, ठीक है, उन ग्रुप्स में से हमने उठा लिया है। एक और एग्जांपल इसका सिंपल सा आप समझ सकते हो कि जब आप किसी मेले में जाते हो तो मेले में वहां पर काफी सारे पर्सन होते हैं जो ग्रुप में आता है, ठीक है, तो वो ग्रुप में आ रहे हैं तो एक तरह से वो आपके क्लस्टर्स हो गए। अब वहां से ऐसा नहीं है कि किसी एक एक को इंडिविजुअल को आपको चूज करना है, नो, आप मेले कैसा है उसकी परफॉर्मेंस आप जानना चाह रहे हो तो आप किसी को भी रैंडमली वहां पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही आपने एज अ सैंपल चूज कर लिया और उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर करोगे। जैसे देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में आपने देखा कि दो दो के ग्रुप बने हुए हैं, एक 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। तो यहाँ से अगर मेरा सैंपल 5 और 6 मैंने लिया है तो 5 और 6 ही रहेगा क्योंकि ये ग्रुप बना हुआ है। मैं यहाँ से 3 और यहाँ से 5 नहीं लूंगी। 5 और 6 अगर मेरा सैंपल है तो 5 और 6 पूरा मेरा सैंपल जाएगा, पूरा एक ग्रुप मैं यहाँ पिक कर रही हूँ। उसी तरह से 11, 12 अगर मेरा सैंपल है तो 11, 12 मैं पूरा पिक करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक पोर्शन ये उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, नो, जो ग्रुप बना हुआ है उस पूरे ग्रुप को ही मैं एज अ सैंपल यहाँ पर चूज करूंगी। तो दैट इज दी क्लस्टर पॉपुलेशन और यहाँ पर क्लस्टर सैंपल जिसमें मैंने दो क्लस्टर्स को चूज किया। नाउ नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में फर्स्ट हमने देखा कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग नाम से क्लियर हो रहा है, जो आपके अकॉर्डिंग हो हम उसे एज अ सैंपल चूज करेंगे। Here the selections are selected based on the availability. Availability के बेसिस पर रहेगा, मिलने चाहिए आपको, सबसे पहली चीज तो है। तो इधर here this
This method is used when the availability of sample is rare and also costly. ये मेथड जनरली तब यूज की जाती है जब आपका जो सैंपल है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है और रेयर भी होता है आपको सैंपल को कलेक्ट करना। अब यहाँ क्या हो रहा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, देखिए ये रिसर्चर खड़ा हुआ है, इस रिसर्चर के पास में जितने लोग उसे मिल रहे हैं उनको वो एज अ सैंपल चूज कर लेता है, बिकॉज यहाँ पर आपको भी पता है इट्स वेरी रेयर एंड कॉस्टली टू कलेक्ट ए सैंपल। सैंपल मिलते ही नहीं है, इसलिए जो उसे मिलता है वो उन्हीं को यहाँ पर ले लेता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस केस में क्या हो रहा है कि जो ग्रीन और ब्लू वाले हैं वो तो उसके सैंपल एरिया में आ रहे हैं, जबकि ग्रीन ज्यादा आ रहा है, ब्लू कम आ रहा है और पर्पल तो आ ही नहीं रहा है। दे आर दी कैटेगरीज ऑफ पर्सन, बट उसका यहाँ पर रिसर्चर की प्रॉब्लम क्या है कि उसको सैंपल्स मिलते कम है, इसलिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग जितने सैंपल्स उसे मिले, क्योंकि उसने अपना कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो उसे मिलता है वो उन्हें वो कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर वो लाइक रेंडमली किसी को भी पिक नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए जो उसके आसपास है वो उनको एज अ सैंपल बना लेता है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि रिटेल स्टोर्स में आपको एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पता करनी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क कि वहां के मैनेजमेंट से परमिशन लेना और फिर उनके एम्प्लॉयज से मिलना। तो जब एम्प्लॉयज से मिलने की बारी आती है तो उस टाइम पर आप अपना नहीं लगाओगे कि रैंडमली किसी भी एम्प्लॉय को चूज कर लो, आपके आसपास जो एम्प्लॉय आपको मिलेंगे उस समय सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सेकंड मेथड है पर्पसेस सैम्पलिंग। पर्पसेस सैम्पलिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज फॉर एन इंटेंशन एलिमेंट्स चूजन बेस्ड ऑन सम इंटेंशंस और द पर्पस ऑफ स्टडी। जैसे डायग्राम देखो आप, जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशंस में दो तरह के कलेक्शन है, दो तरह के पर्सन का, ठीक है ना। अब इसमें से जो मेरा टारगेट है वो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड पॉपुलेशन जो ब्लैक वाला डॉट्स है, ये मेरा अगर टारगेट है तो ये ब्लैक वाले ही सिर्फ जो शेडेड वाले हैं मैं इन्हें अपना सैंपल चूज करूंगी। जस्ट फॉर द एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने अभी कॉलेज का एग्जांपल लिया था, कॉलेज में मेरे जैसे मेरे कॉलेज में दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है पीजी कोर्सेज दैट मींस दी बीबीए एमबीए मैनेजमेंट कोर्सेज, और दूसरा होता है लॉ का। तो अब इस इन दैट केस अगर मेरा टारगेट पॉपुलेशन मुझे जो है, ये तो मेरे पूरे कॉलेज की पॉपुलेशन होगी जिसमें लॉ पर्सन भी मौजूद है, लॉ के स्टूडेंट्स भी मौजूद है और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी हैं। मेरा टारगेट है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरा टारगेट है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ही चूज करूंगी क्योंकि मेरा पर्पस उन्हीं से पूरा होगा। ठीक है, मैं लॉ के स्टूडेंट्स को चूज नहीं करूंगी। तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी भी हो उसमें से जो आपके पर्पस सिर्फ आपके इंटेंशंस वाले जो पर्सन है उन्हें आप चूज कर लेते हो, दैट इज। नेक्स्ट आपका आ रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्वार्टा सैम्पलिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर द रिसर्चर्स क्रिएट अ सैंपल involving individuals that represent a population. Population researchers choose this individual according to a specific threat or quality they decided and create the quota so that the market research of sampling can be useful in collecting data. ध्यान से देखना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक सैंपल जो बनाया हुआ है वो सैंपल ऐसा बनाएंगे जो उनके पॉपुलेशंस को पूरा डिनोट करे, पॉपुलेशंस को पूरी तरह से ये रिप्रेजेंट करे, ऐसा इनको यहाँ पर बनाना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है कि पॉपुलेशन में 50% मेल, 50% फीमेल, 70% व्हाइट पर्सन एंड 30% ब्लैक पर्सन होने चाहिए, ये इनका पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इनको अपना क्वार्टर सैम्पलिंग करना है। तो क्वार्टर सैम्पलिंग में ये क्या करेंगे कि जितना इन्होंने प्री डिसाइडेड इनका ऑलरेडी मौजूद रहता है सारा कुछ, तो इन दैट केस ये क्या करेंगे कि जितना इनका पॉपुलेशन में रेशो आ रहा है उसी हिसाब से इनका सैंपल में भी रेशो आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, पॉपुलेशन हैज 45% फीमेल्स एंड 55% मेल, देन सैंपल रेशो शुड बी सेम, सैंपल का रेशो भी आपका सेम होना चाहिए। अगर 50% आपके मेल पॉपुलेशन में है तो 50% आपके सैंपल में भी होंगे। तो क्वार्टर सैम्पलिंग को आप ये समझ सकते हो कि कुछ स्पेसिफिक थ्रेट और क्वालिटीज जो होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के अंडर होते हैं जब किसी पॉपुलेशन में होते हैं, तो वही सेम थ्रेट और क्वालिटीज का जो रेशो है वो आपके सैंपल में भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिया हुआ है मेल और फीमेल का एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर इतने मेल और इतने फीमेल्स है तो आपके क्वार्टर सैम्पलिंग में भी इतने मेल और फीमेल होने ही चाहिए। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड दी क्वार्टर। नाउ दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नेक्स्ट आता है आपका रेफरल और स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब दिस टेक्निक इज यूज्ड इन द सिचुएशंस वेयर द पॉपुलेशन इज कंप्लीटली अननोन एंड रेयर।
ये उस केस में यूज किया जाता है जब आपकी पॉपुलेशन पूरी तरह से आपके लिए अननोन होती है और रेयर होती है. In this first element we select for the population and ask him for the recommended other element. पहला हम एलिमेंट जो चूज करते हैं वो तो हम पॉपुलेशन में से किसी को भी चूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम उन्हीं से पूछते हैं, उनसे ही हम रेफरेंस मांगते हैं फॉर द नेक्स्ट सैंपल. नेक्स्ट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, सैंपल के लिए हम उन्हीं से ही रिकमेंडेशंस मांगते हैं और इस तरह से हमारी चेन जो है वो बढ़ती जाती है. और ये जो रेफरल टेक्निक्स होती है ये धीरे धीरे बढ़ते हुए एक स्नोबॉल का साइज ले लेती है, स्नोबॉल के साइज की दिखाई देती है, इसलिए इसको यहाँ पर हम रेफरल या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं. क्लियर हुआ ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर जो रिसर्चर है इसने यहाँ पर 2 लोगों से बात की. अब क्योंकि ये सिर्फ 2 को ही जानता था, उसने 2 से बात कर ली. अब बाकी सैंपल्स को वो नहीं जानता है, तो इन दैट केस उसने क्या किया कि उनसे ही रेफरेंस मांगे. तो जो ये दोनों थे इन्होंने अपने अपने रेफरेंस दे दिए. अब ये जो थे इन्होंने अपने अपने और रेफरेंस दे दिए. तो इस तरह से पूरा आपका एक स्नोबॉल टाइप का एक पॉपुलेशन साइज क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहा जाता है. और यहाँ हमने रेफरेंस के थ्रू अपना काम किया, इसलिए इसे रेफरल टेक्निक कहा जाता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर आपका ये सैम्पलिंग टेक्निक कंप्लीट होती है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि किस तरह से आपकी सैम्पलिंग डन होती है और किस तरह से आपको सैंपल चूज करना है. और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो भी हम देखेंगे वो हम देखते हैं. बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन. और कोई वीडियोस आप इसके रिगार्डिंग चाहते हैं, यू कैन लाइक आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो. और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को, एज वेल एज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू.